हेलो फ्रेंड्स, मैं रणवीर सिंह आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ मानव बस्तियां लेकर आए हैं। हमारे चैनल का नाम है नॉलेज बूस्टर एकेडमी। आप सभी को ये टॉपिक बड़ा फ़ायदेमंद होगा, हेल्पफुल होगा और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि सारी आने वाली वीडियोज़ आपके पास समय पर आती रहे। तो टॉपिक है मानव बस्तियाँ। मानव बस्तियाँ किसे कहते हैं? मानव बस्ती उस आवासों के समूह को कहते हैं जहाँ मनुष्य रहता है। ऐसे आवासों के एक समूह को, ऐसे घरों के एक ग्रुप को जिसमें मनुष्य रहते हैं, उसे मानव बस्ती कहते हैं। मानव बस्ती को हम मुख्य रूप से दो प्रमुख वर्गों में बांटते हैं। मानव बस्ती को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? दो प्रमुख, एक संहत बस्ती और एक प्रकीर्णित बस्ती, क्लस्टर्ड सेटलमेंट एंड डिस्पर्सल सेटलमेंट। क्लस्टर्ड सेटलमेंट उसे कहते हैं जहां घर बिल्कुल पास पास हों, एक दूसरे से सटे हुए हों। ऐसी बस्तियों को संहत बस्ती कहा जाता है। इसके विपरीत जहां घर थोड़ा डिस्टेंस पर हो, बीच में खेत आ जाएं, कुछ घर यहाँ हो गए, बीच में खेत आ गए, फिर घर हो गए, फिर खेत आ गया, तो गांव काफ़ी एक बिखरी हुई अवस्था में हो या नगर काफ़ी बिखरी हुई अवस्था में हो, तो उसको डिस्पर्सल सेटलमेंट कहते हैं या प्रकीर्णित बस्ती कहते हैं। अब इसके आगे मानव बस्तियों को दो अलग वर्गों में भी बांटा गया है। वे दो अलग वर्ग कौन से हैं? एक है ग्रामीण बस्ती और दूसरी है नगरीय बस्ती। रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट उसे कहते हैं जहां विलेज पंचायत होती है। भारत के अनुसार जहां लेस देन 5000 पीपल्स निवास करते हैं। अधिकांश लोग प्राइमरी क्रियाओं में, प्राथमिक एक्टिविटीज में लगे हों। जहां मौलिक सुविधाएं बहुत कम हों, जैसे चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा व्यवस्थाएं, मार्केट आदि। इन व्यवस्थाओं का इन क्षेत्रों में कम विस्तार पाया जाता है। तो दोबारा मैं ग्रामीण बस्ती को बता रहा हूँ। ग्रामीण बस्ती भारत की जनगणना के अनुसार उन बस्तियों को कहा जाता है जहाँ लेस देन 5000 से कम आबादी वाले हों। संवैधानिक रूप से जहाँ पंचायत हो, ग्राम पंचायत जिसे कहते हैं, तब वो एक गांव माना जाता है। इसके अलावा वहाँ के अधिकांश लोग प्राथमिक क्रिया मीन्स चाहे वो कृषि कार्य है, पशुपालन है, वनों की कटाई है, मछली पालन है, इस तरह की क्रियाओं को प्राथमिक क्रिया कहते हैं। तो जहाँ आधे से ज़्यादा लोग प्राथमिक क्रिया में लगे हों, उनके पास मौलिक सुविधाएं जैसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षण संस्थाएं, मार्केट, यातायात के साधन, ये मुख्य रूप से यहाँ देखा गया है कि इतने विकसित नहीं होते। इसके विपरीत जो नगर होते हैं, नगरीय बस्ती, उन बस्तियों को कहा गया भारत के अनुसार जहाँ 5000 से अधिक जनसंख्या निवास करती है। जिन बस्तियों में मोर देन 5000 पीपल्स, 5000 से अधिक लोग निवास करते हैं, उस बस्ती को भारत में मानव बस्ती कहते हैं। हालांकि अलग अलग कंट्री में मानव बस्ती की जो परिभाषा है, डिफाइन है, वो डिफरेंट है। जैसे जापान में 30,000 से यदि कम जनसंख्या है तो उसे गांव कहेंगे और मोर देन 30,000 है तो उसे नगर कहेंगे। ऐसे ही यदि आप यूएसए में देखो तो वहाँ 1800 व्यक्ति, 1800 से ज़्यादा व्यक्ति हैं तो उसे नगर कहेंगे और 1800 से कम है तो उसे गांव कहेंगे। इसके अलावा संवैधानिक रूप से, कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से नगर उसको कहा जाता है जहां कंटोनमेंट बोर्ड हो, टाउन एरिया हो या एमसीडी हो या नगर पालिका हो या नगर निगम हो।
तो ये एक संवैधानिक संस्था जरूरी है, तभी वो नगर माना जाता है। इसके अलावा नगरों में की एक और पहचान ये है कि वहाँ मोर देन 60% पीपल, 60% से अधिक लोग या तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में लगे हैं या ट्राइसरी में लगे हैं या दोनों में लगे हैं, द्वितीय और तृतीय क्रिया में लगे हैं, अर्थात मैन्युफैक्चरिंग में या सेवा सेक्टर में जहाँ आधे से ज़्यादा लोग काम करते हों, उन्हें हम नगर कहते हैं। तो ये नगरों की बात आई, गाँव की बात आई। अब गाँव को भी आगे क्लासिफाई किया गया है उनके पैटर्न के आधार पर। उनका जो पैटर्न है किस तरह का है, पैटर्न के आधार पर उनको 3 प्रमुख बेस के आधार पर क्लासिफाई किया गया है। पहला है विन्यास के आधार पर। विन्यास के आधार पर कैसा उसका फैलाव है, विन्यास के आधार पर जैसे मैदानी क्षेत्र के गांव हैं या पठारी क्षेत्र के गांव हैं या तटीय क्षेत्र के गांव हैं या वन क्षेत्र के गांव हैं या मरुस्थलीय क्षेत्र के गांव हैं, इन सब में उनकी संरचना, उनकी बनावट देखने में भिन्न भिन्न पाई जाती है। अक्सर देखा गया है कि मैदानी क्षेत्र में गांवों का आकार थोड़ा बड़ा होता है और अधिकांशतः सहत बस्तियों में वे परिवर्तित हुए रहते हैं। इसके विपरीत पठारी और पर्वतीय क्षेत्रों में प्रकीर्णित बस्ती के रूप में गांव पाए जाते हैं। तटीय क्षेत्रों में ज़्यादातर ऐसे अस्थायी गांव रहते हैं क्योंकि वहाँ अक्सर बाढ़ का खतरा, कभी सुनामी का खतरा, कभी समुद्री तूफान का खतरा बना रहता है, तो वहाँ पक्के घर बहुत कम मात्रा में ही पाए जाते हैं। इसके विपरीत वन क्षेत्रों में ऐसे गांव पाए जाते हैं जहाँ अधिकांश घर लकड़ी से, घास फूस से बने हों, जहाँ आदिवासी लोग रहते हैं जो मुख्य रूप से वनों पर निर्भर हैं, जिनके लिए रॉ मटेरियल वनों का, घरों का वनों से ही प्राप्त होता है। और मरुस्थलीय गांव वे गांव होते हैं जहां जो क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां भी गांव में अक्सर देखा गया है कि गांव की दीवारें मोटी मोटी बनाई जाती है ताकि वे धूप में कम गर्म हों। उन दीवारों का साइज चौड़ा होता है ताकि धूप में वे कम गर्म हो पाएँ। तो ये विन्यास के आधार पर मैंने गांवों का वर्गीकरण किया है। इसके अलावा कार्य के आधार पर भी गांवों को कई सारे वर्गों में बांटा गया है। कार्य के आधार पर अर्थात उस गांव का मुख्य व्यवसाय, मेन ऑक्यूपेशन क्या है। जैसे लकड़हारों का गांव, लकड़हारों का गांव, लकड़हारे किसे कहते हैं? जो लकड़ी काटते हैं। विशेषतः जो वन क्षेत्र में गांव बसे हुए हैं, जहां लोगों के पूर्ण आजीविका वनों पर निर्भर है, तो वहाँ लोग क्या करते हैं? अधिकांश लोग वनों में जाएंगे, लकड़ी काटेंगे और उसको बेच देंगे। तो ऐसे गांव को लकड़हारों का गांव कहते हैं। दूसरा, वे गांव जो तटीय क्षेत्रों में बसे हैं, किसी कोस्टल लाइन पर बसे हुए हैं, वहाँ लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? मछली पकड़ना। उसको अपने घरों में भी यूज करते हैं और जो अतिरिक्त बचे उसको बेचकर आय प्राप्त करते हैं। तो ऐसे गांव को कहते हैं मछुआरों का गांव, मछुआरों का गांव, फिशरमैन्स विलेज। इसके अलावा तीसरा है कृषि गांव, क्योंकि भारत में आज भी मोर देन 60% से ज़्यादा लोग कृषि कार्य कर रहे हैं। तो बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, एग्रीकल्चर है। तो ऐसे गांवों को कृषि गांव कहते हैं। जबकि कुछ पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों में ऐसे भी गांव हैं जहां लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। तो वहाँ उस गांव को पशुपालकों का गांव भी कहा जाता है। तो ये गांवों का वर्गीकरण हुआ कार्य के आधार पर, ये वर्गीकरण हुआ था विन्यास के आधार पर। इसके अलावा तीसरा है गांव की आकृति, शेप, बनावट कैसी है, गांव का पैटर्न किस तरह का है।
उसके को यहाँ पर कई सारे वर्गों में बांटा गया है। पहला है दोहरे गांव। दोहरे गांव, डबल गांव। दोहरे गांव किसे कहते हैं? कई बार एक रोड किसी या रेलवे लाइन के कारण एक गांव इधर और एक गांव इधर बस गए और देखने पर वे दोनों गांव एक जैसे दिखते हैं। बाहर से देखते हैं तो एक गांव दिखता है, लेकिन वास्तव में ये गांव अलग है, इसकी पंचायत अलग है और इसकी पंचायत अलग है। तो ऐसे मैदानी क्षेत्रों में, उत्तर के विशाल मैदानी क्षेत्र में बहुत सारे गांवों के ऐसे उदाहरण हैं जहां दो दो गांव एक साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे गांवों को कहा गया दोहरे गांव। दोहरे गांव। इसके अलावा रेखीय गांव किसे कहते हैं? रेखीय गांव उसे कहते हैं जहां एक रोड, जैसे ये कोई रोड है या कोई रेलवे लाइन है और इसके साथ साथ गांव बढ़ता चला जाए। रोड के दोनों तरफ गांव बढ़ता चला जाए और देखने पर उस गांव की जो संरचना है वो एक लाइन जैसी दिखती है। ऐसे गांव को रेखीय गांव कहते हैं, जहां किसी रोड या रेलवे लाइन के कारण गांव में घर रोड के साथ साथ या रेलवे लाइन के साथ साथ बसते चले जाएं, तो ऐसे गांव को रेखीय गांव कहते हैं। तीसरा है आयताकार गांव। आयताकार गांव उसे कहते हैं जब कोई किसी क्षेत्र विशेष में पानी का स्रोत मिल गया, जल स्रोत मिल गया और उस जल स्रोत के आसपास घरों का ग्रुप बन गया। विशेषकर क्योंकि ये हमारी मौलिक आवश्यकता होती है, पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते और किसान तो, गांव में रहने वाले लोग तो अनेक चीज़ों से पानी पर निर्भर होते हैं। तो जहाँ जहाँ विशेषकर मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहाँ भी पानी का स्रोत मिल जाता है तो पानी के स्रोत के चारों ओर ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो जाता है। ऐसी बस्ती को आयताकार या वृत्ताकार बस्ती कहा जाता है। किस बस्ती को? जो किसी पानी के स्रोत के चारों ओर विकसित होती है, या तो वो रेक्टेंगुलर शेप में होगी या एक सर्कुलर शेप में होगी। इसके अलावा एक अगला है तारे के आकार की बस्ती। तारे के आकार की बस्ती। तारे के आकार की बस्ती का विकास कब अक्सर होता है? जब एक निश्चित पॉइंट पर कई सारी सड़कें एक ही पॉइंट पर काट रही हों और उन सड़कों के साथ साथ बस्ती बस्ती चली जाए। जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कई सारी सड़कें काटती हों और उन सड़कों के साथ बस्ती का विस्तार होता चला जाता है, तो ऐसी बस्ती को तारे के आकार की बस्ती कहा जाता है। अक्सर ये देखा गया है कि कई बार दो या दो से ज़्यादा सड़कें आपस में काटती हैं, तो वहाँ सड़कों के किनारे किनारे ही नई बस्ती बस्ती चली जाती हैं। और ऐसी बस्ती को ऊपर से, अंतरिक्ष से यदि देखते हैं या सैटेलाइट की सहायता से उसका फोटो लेते हैं तो वो एक तारे जैसा दिखता है। तो ऐसी बस्ती को तारे के आकार की बस्ती कहते हैं। इसके बाद है टी अथवा वाई आकार की बस्ती। टी अथवा वाई आकार की बस्ती। टी अथवा वाई आकार की बस्ती का विस्तार तब होता है जब एक सड़क को दूसरी सड़क या तो बिल्कुल लंबवत परपेंडिकुलरी काटे या एक तिरछी शेप में काटती है। जब सीधी काटती है तो उससे के साथ जो बस्ती बस्ती चली जाती है उसे तो टी आकार की बस्ती कहा जाता है। टी आकार की बस्ती। इसके विपरीत यदि ये रोड सीधा नहीं जुड़कर टी आकार की बस्ती अथवा वाई आकार की बस्ती।
इसके बाद अगली बस्ती है चौकपट्टी बस्ती। चौकपट्टी बस्ती उसे कहते हैं जब दो सड़कें एक दूसरे को लंबवत काटती हैं और उनके साथ साथ नई बस्ती का विस्तार होता चला जाता है। किसी भी बस्ती का विस्तार होता चला जाता है उन दोनों तरफ सड़कों पर, तो उससे जिस शेप की बस्ती का निर्माण होता है तो उसे चौकपट्टी बस्ती कहा जाता है। ये चौकपट्टी बस्ती है। तो ऐसी